हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 10th का और एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये बताते हैं आपको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक चैप्टर है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये नाम होगा जब आप 11th में जाओगे तब। चैप्टर का दूसरा तीसरा तीसरा चैप्टर होगा। पहला चैप्टर होगा मोल कंसेप्ट, दूसरा चैप्टर परमाणु संरचना, तीसरा चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है। तो आपको बताएं कि जब आप ऐसे जब हाँ आप चैप्टर देखोगे ना, ठीक है, तो थोड़ा सा हम आपको पहले बात बताते हैं। ये चैप्टर आपके केमिस्ट्री की ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जितनी चीज़ें हम आपको यहाँ पढ़ाएंगे, जितनी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ाएंगे, लगभग वो सारी चीज़ें जो है आपको 11 में पढ़नी है टोटल। इसलिए इस वीडियो को 10th के बच्चे भी देख सकते हैं, 11th के बच्चे भी देख सकते हैं, और बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे भी देख सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हम इसमें सारा बेसिक चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर देंगे। ठीक है। तो आपको बताएं कि ये किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, इस चीज को हम यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है। अब एलिमेंट्स जो कि जब जिस समय ये सबसे पहले जब शुरुआत हुआ क्लासिफिकेशन का 1871 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, हाँ 1870 में शुरू हुआ था। उस समय जब क्लासिफिकेशन किया गया था तो कहानी कुछ और थी, एलिमेंट्स बड़े कम थे। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे बाद में एलिमेंट्स की संख्या बढ़ती गई। एक दिन हमसे बच्चा पूछा, एक लड़का हमसे पूछा कि सर ये बताइए, ये एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या पड़ी, क्यों वर्गीकरण किया गया, वाई वी क्लासिफाइड द ऑल एलिमेंट्स इन द पार्टिकुलर प्लेस। तो हमने उससे एक ही लाइन पूछा कि ये बताओ स्कूल में पढ़ते हो, कहा हाँ। हम कहे कि तुम अगर स्कूल में पढ़ते हो कौन से क्लास में पढ़ते हो, कहा सर 10th में पढ़ते हैं। मुझे 10th के कौन से सेक्शन में पढ़ते हो, कहा हम B सेक्शन में पढ़ते हैं। फिर हम उससे पूछे कि तुम 10th में क्यों पढ़ते हो, कहा हम 10th में हैं तो पढ़ते हैं। हम हम कहें कि ये भी तो कह सकते थे कि जब हम पूछे कि तुम कौन से क्लास में पढ़ते तो सीधा कहते कि हम किसी स्कूल का नाम एंग्लो बंगाल इंटर कॉलेज नाम दे देते, या राजकीय क्वींस कॉलेज दे देते, सनातन धर्म इंटर कॉलेज डाल देते, या गोपीनाथा गर्ल्स इंटर कॉलेज डाल, अब किसी पार्टिकुलर स्कूल का नाम रख देते। फिर अपने क्लास क्यों बताया, फिर क्लास के बाद सेक्शन क्यों बटा, सेक्शन के बाद आपका रोल नंबर क्यों दिया गया। बताती है ना। हाँ बड़ी इंटरेस्टेड बात है। हम कहे बस यही चीज है, ताकि अगर हमें एक व्यक्ति का नाम, अगर हमें मान लीजिए कि अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल दें कि अगर एक छोटा सा एग्जांपल कोई भी ले लें, आप कोई व्यक्ति ले लीजिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक नाम आ गया शशांक मौर्य। ठीक है। एक हमारे पास एक नाम आ गया शशांक मौर्य। ठीक। अब ये शशांक मौर्य जो एक नाम मिल गया, ठीक है, अब ये इनको स्पेसिफाई करना हो, मान लीजिए कि ये पढ़ रहे हो कोई भी स्कूल है, जैसे मान लीजिए कि इनको हम दे देते हैं राजकीय क्वींस कॉलेज। ठीक है, क्वींस कॉलेज, ये मान लीजिए राजकीय क्वींस कॉलेज के एक स्टूडेंट है। ठीक। अभी क्लास 10th, सेक्शन मान लीजिए ए बी सी, मान लीजिए बी के सेक्शन या सी सेक्शन के, जिस सेक्शन के भी हम आई डोंट नो। तो हमने कहा है कि इनको एक पार्टिकुलर नाम दिया गया, इनको एक पार्टिकुलर क्लास दिया गया, और क्लास के बाद इनको एक सेक्शन दिया गया, और सेक्शन के बाद इनको रोल नंबर दिया जाएगा कि हाँ इनका रोल नंबर इतना है। तो ये आइडेंटिफाई करना हो, कह दें कि अगर अपने किसी भी स्कूल के जो टीचर प्रिंसिपल होंगे, कोई भी होंगे, वो प्रिंसिपल साहब जो बोलेंगे कि अपने पियून से कि जाओ या किसी भी टीचर से कि इस नाम का व्यक्ति है, इस सेक्शन में है, उसको बुला लो। तो जाएंगे, अगर प्रिंस साहब या कोई टीचर साहब जाते हैं और बोलते हैं शशांक मौर्य, हुई शशांक मौर्य, तब तक 4 लड़के हाथ खड़ा कर दिए, आई एम शशांक मौर्य, आई एम शशांक मौर्य, आई एम शशांक मौर्य। हो गया बच्चा कंफ्यूज। बच्चा क्या, टीचर कंफ्यूज, ले जाए किसको ले जाए, टीचर तो फोटो दिखाए, प्रिंसिपल साहब फोटो दिखाए नहीं। भाई समान नाम वाले तो 4 को मिल गए, हो गया गड़बड़ ना, बड़ी दिक्कत हो गई तब।
तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, तब वहां पर एक रोल नंबर दिया गया कि नहीं, रोल नंबर, मान लो रोल नंबर 10, ये 10 वाले शशांक मौर्य को लेकर आना है। तब वहां पे क्या होगा, पार्टिकुलर शशांक मौर्य वहीं जाएंगे जिनको बुलाया गया। आप क्लास में एक चीज देखे होंगे कि जब लड़के बैठे रहते हैं क्लास में, आप पढ़ते हैं, जब टीचर बोलते हैं खड़े हो जाओ, बताओ, तो उसको पता रहता है कि हमें बोला जा रहा है। बगल वाले को कैसे मारेगा, ए उठ तो के सर तुमको बुला रहे हैं, ए उठ तो के सर बुला रहे हैं। इसीलिए टीचर क्या करते हैं, नाम ही याद कर जाते हैं, सीधा सा नाम बोलते हैं, मौर्य जी खड़े हो जाइए, यादव जी खड़े हो जाइए, यादव जी नहीं, सीधा नाम बोल के पार्टिकुलर लोग का, चलो भाई राम प्रवेश खड़े हो जाओ, शशांक खड़े हो जाओ, ठीक है। इस तरह से नाम लेकर बुलाया जाता है। तो राम प्रवेश अगर बोल दिया, अगर शशांक बोल दिए, तो जाहिर सी बात है ना, वही शशांक, सामने शशांक है, मान लो 5 शशांक भी बैठे हों आसपास में, अगर सामने हमारी आंखें जिनसे मैच कर गई, तो जाहिर सी बात वही शशांक खड़े होंगे ना। तो इसीलिए एलिमेंट्स को क्यों क्लासिफाई किया गया, ताकि एलिमेंट्स को स्पेसिफिक स्टडी कर सके, उसके लक्षण जान सके, उनकी क्या क्या क्राइटेरिया होती है, उनकी गुण क्या होते हैं, किसके साथ आप केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं, कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, कब ये कलर देते हैं, मतलब समझ लो कि कब ये गुस्सा होते हैं, गुस्सा होकर लाल कब होते हैं, पीला कब होते हैं, काला कब होते हैं। ये इन सारे गुणों को अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं। बेटा ये तुम लोग का बोर्ड का भी क्वेश्चन रहा है कि वाई वी क्लासीफाई द एलिमेंट्स, तो सीधा सा जनरल सा आंसर होता है कि फॉर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, या फॉर द फिजिकल, केमिकल एंड डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स, वी क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इन द डिफरेंट ग्रुप विच कैन इजीली, विच हेल्प टू स्टडी इजीली वे। नहीं कर सकते हैं कि किसी भी तत्वों का वर्गीकरण हम इसलिए करते हैं ताकि उस तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण को हम आसानी से अध्ययन कर सके, ताकि हम क्या कर सके, अध्ययन कर सके, और उनके भौतिक रासायनिक गुणों के आधारों पे हम अलग अलग ग्रुप में क्या करते हैं, पूरे एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं। अब ये ग्रुप, पीरियोडिक टेबल, ये जितनी भी चीजें हैं ना, बड़ा बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है। उन्होंने कहा कि ठीक है यार, तुम डिवाइड करने की बात आ गई, इतनी सारी बातें आ गया, तो ये डिवाइड करने वाला कंसेप्ट, पहला ये खुरपाती दिमाग आया किसका, कौन ऐसा शख्स था जिसका ये दिमाग काम किया कि नहीं यार बांट देना चाहिए। तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था डोबेराइनर, बेचारा डूब गया होता तो आज ये डोबेराइनर, ठीक है। सबसे पहले साइंटिस्ट थे डोबेराइनर, जर्मन के वैज्ञानिक थे, 1870 ईस्वी, 17 ईस्वी में, न 70। ये देखो, पहले के लोग जो होते थे वो मल्टी टैलेंटेड हुआ करते थे। ये जर्मन के रसायन विज्ञान वैज्ञानिक थे डोबेराइनर, और उन्होंने क्या किया कि जब एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन की बारी आई, उन्होंने पता है क्या कहा कि उन्होंने कहा कि जब एलिमेंट्स को, जब ऊपर से हम नीचे आते हैं, आपको बताएं कि एलिमेंट्स को जब भी क्लासिफाई करते हैं, तो क्लासिफाई हम आगे पढ़ेंगे आपको कि पीरियड और ग्रुप, ये दो टर्म मिलेगा, एक ग्रुप होगा एक पीरियड होगा, ठीक है। तो हम आपको बता दें, पीरियड टेबल हम आपको बता रहे हैं कि लास्ट जब लेक्चर अभी हम आगे बढ़ाएंगे, तो पीरियड टेबल में आपको इस हिसाब से पीरियड टेबल सिखाएंगे ना कि तुम 11-12 वाले बच्चों को भी मुंह पर तड़ातड़ बोलोगे, हम रटा देंगे, कैसे पीरियड टेबल रटी जाती है, जैसे हम याद किए ना पूरे 118 तत्वों को, पूरा आपको बता देंगे, कौन सा एलिमेंट्स को कैसे याद करोगे, फटाफट याद हो जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं कि इसमें जो आप लेफ्ट टू राइट चाहते हो ना, ऐसे, और ऊपर से नीचे, ठीक, आई बात समझ में। तो जो हमारे पास क्लासिफिकेशन होता है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह की कहानी होती है। तो इधर की तरफ जाते हो तो वो होता है ग्रुप, ठीक है, और नीचे की तरफ आते हो तो ये होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, ध्यान रखिए, समूह, इधर की तरफ बोलोगे ग्रुप को बोलते हैं समूह, ठीक है, और इधर की तरफ आओगे तो होता है कक्ष। पीरियड को क्या बोलते हैं हिंदी में, आवर्त, नॉट कक्ष, आवर्त, ठीक है। तो क्या होता है, उन्हें डोबेरियर साहब का आत्मा मरते मरते क्या बोल कर गई, आपको पता है डोबेरियर साहब की आत्मा मरते मरते क्या बोल के गई, वो आपको हम बताते हैं, उनकी आत्मा मरी तो क्या गई, कहा कि जैसे ही तुम पीरियड में ऊपर से नीचे आते हो, इसमें पीरियड में ऊपर से नीचे आते हो, जैसे में आपको हम अभी
पता तो आपको है नहीं पेड़ में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, पर हम आपको ये बता देते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये फर्स्ट पीरियड है और यहाँ पर एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। हेलिना के रब से फ्रेंडशिप, ठीक है, या हेलिना के रब से फरियाद। एक टर्म याद रखना, हेलिना के रब से फ्रेंडशिप या फरियाद, ठीक है, हेलिना का रब से फ्रेंडशिप या हेलिना का रब से फरियाद। तो हेलिना हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, और ये होता है फ्रांसियम। ठीक, ये एलिमेंट्स होता है। हम आपको बताएंगे आगे कैसे याद करना है, अभी मत घबराना। तो उन्होंने कहा कि जब ऊपर से जब नीचे आते हैं तो पता है 1817 की बात है, और 1817 में, अबे तो रखी चलो, 1817 ईस्वी में ये हाइड्रोजनमा जो था अभी दुनिया में नहीं आया था, मतलब दुनिया में था पर इसके माई बाबू नहीं थे उस समय, मतलब जन्मदाता नहीं थे, ठीक है, मतलब ये लिथियम आ गया था, सोडियम आ गया था, पोटेशियम आ गया था, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम भी उस समय नहीं आया था, ठीक है। ये बात के सारे एलिमेंट थे तो सारे एलिमेंट, लेकिन उसके बारे में कोई बताने वाला नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने देखा क्या कि इसका एटॉमिक मास जो था वो 6 पॉइंट करीब करीब 9 था, ठीक है, कितना था, 6.9 था, ठीक है, और इसका करीब करीब जो था वो 29 था, ठीक है। तो 6.9 को 7 मान लें, चल यार कौन लगा करता है, 7 मान लें, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब आप ध्यान रखना, डोबेनियर क्या आपको मरते मरते क्या बोल गई, उन्होंने कहा कि जब आप पीरियड में, मतलब आवर्त में क्या करते हो, ऊपर से नीचे आते हो, क्या होता है। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारे पास दिए गए ग्रुप में, डोबेनियर ने कहा कि जो तत्वों के परमाणु भार होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि जिस तरह से अब हमारे पास सोचो कि ग्रुप में किस तरह से एलिमेंट को डिवाइड किया, तो उन्होंने क्या कहा कि जैसे ही आवर्त में जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो 3 लगातार तत्वों के, पता है आपको, इसीलिए आगे चल के इसको डोबेनियर का ट्रिक नियम जानते हैं, ट्रिक नियम के नाम से जानते हैं, डोबेनियर ट्रिपलेट लॉ, ठीक है। इसलिए डोबेनियर का ट्रिक नियम, आप एक काम करो, पहले हेडिंग डालो, लिखो लिखो लिखो, बहुत नालायक हो, लिखो डोबेनियर का ट्रिक नियम, लिखो, आवर्त में ऊपर से नीचे आने पर एक ही समूह के, आवर्त में ऊपर से नीचे आने पर एक ही समूह के 3 तत्वों में से, आवर्त में ऊपर से नीचे आने पर किसी समूह के 3 तत्व, किसी समूह के लगातार 3 तत्व, आवर्त में ऊपर से नीचे आने पर किसी समूह के लगातार 3 तत्व में से पहले और दूसरे तत्वों के परमाणु भारों का औसत मान, पहले और दूसरे तत्वों के परमाणु भारों का औसत मान, परमाणु भारों का औसत मान तीसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है, तीसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। ऑन मूविंग top to bottom in the group, in the period, on moving top to bottom in the period, the same group of the 3 elements of the same group, 3 elements of the same group, the average atomic mass of first and third element, the average atomic mass of first and third elements is equal to the atomic mass of second element, equal to the atomic mass of second elements, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु भारों का औसत मान, औसत परमाणु भार,
औसत परमाणु भार, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो कितना होगा सोडियम का मास, सॉरी लिथियम का कितना 7 और पोटेशियम कितना 39, और एवरेज का मतलब क्या बटे में 2, 2 मतलब क्या जितना एलिमेंट्स है उतना जोड़ के जितने की संख्या होती है उतना। ठीक है, तो 2 एलिमेंट्स है 2 और बटे में 2 एलिमेंट्स इसलिए नीचे कितना लिखे 2 लिखे, तो कितना हो जाएगा 9 7 16 46 बटा में 2 कितना आ गया 23, लह गया उनका। और इसका उन्होंने कहा कि पोटेशियम सोडियम का एटॉमिक मास कितना होगा 23 होगा। तो उन्होंने कहा था कि अगर किसी एक समूह के 3 एलिमेंट्स को अगर चुनते हो तो उस एलिमेंट्स में पहले और तीसरे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास यानी परमाणु भार का औसत मान जो होगा वो बीच वाले तत्वों के एलिमेंट्स के परमाणु भार के बराबर होगा। समझ में आया? डोबेनियर के त्रिक नियम क्या कहता है? डोबेनियर त्रिक नियम क्या कहता है कि अगर किसी से एक समूह के लगातार 3 तत्वों को चुनते हैं तो पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु भारों का औसत मान दूसरे तत्वों के परमाणु भार के बराबर होता है। यह है डोबेनियर का त्रिक नियम। डोबेनियर साहब खुश हो गए, मजा आ गया, चलो यार हम तो एक नया खुशखबरी खोज दिए, नया एलिमेंट्स खोज दिए, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा काम कर दिया आप एलिमेंट्स खोजकर। डोबेनियर साहब अभी खुशी मना ही रहे थे तब तक बेचारा इस हाइड्रोजन का उदय हुआ, जन्म लिया हाइड्रोजन। और जैसे ही हाइड्रोजन आया और ये क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन लिथियम और सोडियम पोटेशियम। तो डोबेनियर से एक लड़का पूछा कि ये बताइए आपका रूल जो है अगर ये हाइड्रोजनवा यहाँ पर आ गया तो इसका एटॉमिक मास जो होता है वह 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, और इस सोडियम का आपने निकाला है 23, तो ये बताइए अगर हम इस सोडियम और हाइड्रोजन को लेके चले तो 1 + 23 बटे में 2 24 बटे में 2 बटे बराबर कितना 12। तो मतलब कि आप ही कहते हो कि 3 तत्वों में से पहला और तीसरे तत्वों का परमाणु भार का औसत मान दूसरे तत्वों के परमाणु भार के बराबर होता है। ये बताइए आप ही का नियम जो है इस हाइड्रोजनवा के आ जाने के बाद तो लागू नहीं हो रहा। मतलब आपके अनुसार अकेले लिथियम जब आप एलिमेंट्स जब डिस्कवरी किए थे इस रूल का तब तो आप कहते हैं कि इस लिथियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6.9 यानी करीब करीब 7 होता है। और उसी रूल पे जब आप हाइड्रोजन का डिस्कवरी हो गया तो आप कहते हैं कि इस लिथियम का एटॉमिक वेट तो 12 होता है। ये बताइए आप पहले अभी सही है कि बाद वाला सही है? यार अपने बात पर रुकते क्यों नहीं है? डोमिनियर साहब तो सोचो पड़ गए, कह बात तो वो सही है। यहीं से इनकी रूल जो होती है वो फ्लॉप हो गई, बेचारे की हार्ट अटैक आ गई, मरे नहीं थे हार्ट अटैक आ गई। इनकी रूल यहाँ से क्या कर गई? फ्लॉप कर गई। तो ये डोबेनियर के त्रिक नियम का यहाँ से ड्रॉबैक आ गया कि उन्होंने कुछ ही ये जो था सिर्फ 20 एटॉमिक नंबर तक लागू हुआ, उसके बाद इनकी नियम जो थी वो फ्लॉप कर गई। आई बात समझ में? इनकी नियम क्या कर गए? फ्लॉप कर गए। अब देखो हम तुमको 2-3 एग्जांपल देते हैं। ठीक, तुम लोग घर पे सुनो, हम 3 ग्रुप देंगे A B C करके और तीनों ग्रुप में से तुमको बताना होगा कि कौन सा जो है वो डोबेनियर के त्रिक नियम को पालन करता है, और लिखकर बताकर और हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ देखिए ये था जो कि डोबेनियर के त्रिक नियम को पालन करता है। ठीक है, हम तुमको एग्जांपल देते हैं। यहाँ मान लो कि ग्रुप ए, ये ग्रुप ए है। ठीक है, ग्रुप ए में एलिमेंट ले लो, तुमको देते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेन। नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेन। ठीक है, नाना पापा आंसू सब बीमार, इसका निमोनिक होता है। 14 ग्रुप का एलिमेंट है, बताएंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर ले लो 14, 31 और 74.9। बेटा हम भी देख के लिख रहे हैं, हमारा एटॉमिक नंबर याद नहीं है। एटॉमिक मास इसका 14 है। ठीक है, और इसका 31 है और इसका कितना है 74.9। ठीक है, ईमानदारी से करना, बताना डोबेनियर के रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ, और कौन सा एलिमेंट देते हैं? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और लो दूसरा को देते हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बिस्मथ। ग्रुप 2 में ले लो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बिस्मथ है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, नॉट बिस्मथ, बेरियम। ठीक है, 40.1, 87.6,
40.1, 87.6 और एक और एलिमेंट ले लो 137.3। आपको बताएं आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। और ग्रुप से मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एटॉमिक मास लिख लो 35.5, 35.5, उसके बाद 79.9, 79.9, 126.9, ठीक है। चलो इसको तुम कर लेना, ठीक है। डोवेनायर के बारे में, ये स्ट्रॉसबर्ग के थे, ये काम आपको करना है। अब इसके बाद जैसे ही ये साइंटिस्ट बेचारे दुनिया छोड़ के गए, अब तो यहां से तो उद्भव हो ही गया कि चलो भैया अब तो मजा आ गया। अब तो डोवेनायर साहब ने अपना ग्रुप तो दे के चले गए। एक साइंटिस्ट और आए जिनको संगीत बड़ी प्यारी थी। क्या थी? उनको संगीत बड़ी प्यारी थी। मतलब क्या बताएं, मतलब संगीत के इतने प्यारे थे ना वो कि जिसका हद हिसाब नहीं। कैसे संगीत के प्यारे थे हम आपको बताते हैं। क्योंकि जब डिस्कवरी हुआ तो हाइड्रोजन आया तो डोवेनायर को मार दिया, डोवेनायर के रूल को खत्म कर दिया। तब हाइड्रोजन को लेकर भाई, अब हाइड्रोजन आ गया, तब उसको लेकर बात सोचने लगे लोग कि ठीक है चलो भैया हाइड्रोजन तुम आ गए, अब तुम्हारे बारे में हम उसके बाद सोचना शुरू करते हैं। तो उन्होंने कहा, डोवेनायर ने क्या कहा था कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था न्यूलैंड। क्या नाम था? न्यूलैंड, ठीक है। ये न्यूलैंड साहब ने क्या कहा समझना, ठीक है। न्यूलैंड ने क्या कहा, न्यू में बड़ी मात्रा है, ठीक है। न्यूलैंड की देखो, न्यूलैंड ने क्या कहा कि जैसे संगीत, संगीत जानते हो, सा रे गा मा पा, ये हमारे कुछ संगीत क्या कहते हैं वो है, हमारे कुछ ऐसे बच्चे जिनको संगीत की बड़ी अच्छी नॉलेज है, देखना अगर हम कुछ गलत लिखेंगे तो हन्ना मत करना। सारे गामा पाधानी, पाधानी, जैसे में संगीत के हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको संगीत की बड़ी अच्छी नॉलेज है। गौरव झा, सिम्बोलो बंगाली इंटर कॉलेज वाराणसी, ठीक है। तो उसको संगीत की बहुत अच्छी नॉलेज है, उसका परिवार ही संगीत से है। तो भैया ध्यान रखना, सारे गामा पाधानी सा, सही है ना जी, ठीक है। तो कहा कि सारे गामा पाधानी के बाद फिर क्या आता है? सा आता है, ठीक है। तो कहा कि जैसे संगीत का पहला अक्षर 8वें अक्षर जैसा होता है। यहां पर अगर सा लिखोगे तो क्या है, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो कहा जैसे संगीत का पहला अक्षर 8वें जैसा होता है, मतलब ये 8वें नंबर पर उसको नीचे कर दे तो कहा कि जिस तरह से संगीत का पहला अक्षर 8वें अक्षर जैसा होता है, उसी तरह से एलिमेंट्स, जो पहला एलिमेंट्स होगा हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और लास्ट में क्या? क्लोरीन, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से संगीत का पहला अक्षर 8वें अक्षर जैसा होता है, उसी तरह से तत्व, पहला तत्व का जो रासायनिक गुण या भौतिक गुण होगा वह उसके 8वें तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण के एक जैसा होगा। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है कि जिस तरह से संगीत का पहला अक्षर 8वें अक्षर जैसा होता है, उसी तरह से तत्वों को जब उसको बढ़ाते हुए परमाणु भार के आधार पर जब सजाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो तत्वों का पहला जो तत्व की जो भौतिक और रासायनिक गुण होगा वह उसके 8वें तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण जैसा होगा। संगीत के पहले अक्षर जिस तरह से 8वें अक्षर के बराबर होते, पहले अक्षर जो होते हैं वो 8वें अक्षर जैसे होते हैं, उसी तरह से तत्व, पहला जो तत्व होगा उसके भौतिक और रासायनिक गुण 8वें तत्व के भौतिक रासायनिक गुण के जैसा होगा। ये था न्यूटन का अष्टक नियम। नहीं समझ में आया? न्यूटन का अष्टक नियम क्या था कि किसी भी तत्व का, यानी कि जिस तरह संगीत का पहला अक्षर 8वें अक्षर जैसा होता है, उसी तरह से तत्व के भौतिक और पहले तत्व की जो भौतिक रासायनिक गुण होगी वह 8वें तत्व के भौतिक रासायनिक गुण के जैसे होती है। तो लिख लो न्यूटन के अष्टक नियम, लिखो। जिस तरह से संगीत के पहले अक्षर
जिस तरह से संगीत के पहले अक्षर आठवें अक्षर जैसा होता है, उसी तरह से प्रत्येक प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के जैसा होता है। पहले तत्व के गुणधर्म जैसा होता है। लिख सकते हो? इंग्लिश में लिखो कि द फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसा लिखो, द प्रॉपर्टी ऑफ एथ एलिमेंट इज सिमिलर टू प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, लाइक एज अ संगीत अल्फाबेट, नॉट सॉन्ग अल्फाबेट, वहां संगीत ही लिखना रहता है। आपको बताएं संगीत अल्फाबेट। आपको एक बात बताएं, पूरे एनसीईआरटी में जितने इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे, ध्यान रखना, पूरे एनसीईआरटी में ये इकलौता यही ऐसा जगह है जहां सारे गामा पा को हिंदी में लिखा गया है। आपके पूरे एनसीईआरटी में इकलौता यही जगह है जहां पर हिंदी शब्द यूज किया गया है। बाकी हर जगह तो अंग्रेजी है ही है, पर यहाँ पर सारे गामा पा जो लिखा गया है ना, वो पूरे पूरी हिंदी में लिखा गया है। ये कई बार हम लोग से क्वेश्चन टीचर पूछा करते थे, बताओ पूरे एनसीईआरटी में कहाँ ऐसा जगह है जहाँ पर हिंदी लिखी गई है। बस यही है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जहाँ पर सारे गामा पा जो है हिंदी में लिखी गई है, इंग्लिश में नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि किसी भी तत्व का पहला तत्व जो होगा उसका जो गुणधर्म होता है वह आठवें तत्व के गुणधर्म जैसा होगा, या आठवें तत्व का गुणधर्म जो होगा वह पहले तत्व के गुणधर्म द्वारा होगा। इसीलिए इसे आगे चलकर न्यूलैंड का अष्टक नियम के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? अष्टक नियम, न्यूलैंड ऑक्टेंट लॉ। क्या नाम देते हैं इसका हम लोग? न्यूलैंड ऑक्टेंट लॉ। न्यूलैंड ऑक्टेंट लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने आठवां शब्द यूज किया था कि आठवें तत्व का जो गुणधर्म हो वो पहले तत्व के गुणधर्म जैसा होता है। यानी द प्रॉपर्टी ऑफ एथ एलिमेंट इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। आएगा समझ में? प्रॉपर्टी ऑफ एथ एलिमेंट इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तत्व के आठवें तत्व का जो गुणधर्म होगा वो पहले तत्व के गुणधर्म के बराबर होता है। पता है, इतना जैसे ही बोले, ठीक है, न्यूलैंड साहब की खुशी की ठिकाना नहीं रहा। उनको लगा याह डोबनियर साहब तो गए, हमारी अब बहावही होगी, अब हमको नोबेल प्राइज मिलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही मजा की बात तब आई जब इनर्ट गैसों का खोज हुआ। कौन सा गैस आ गया? इनर्ट गैस आ गया। इनर्ट गैस में कुछ एलिमेंट्स आते हैं, आपको हम बताते हैं। वह है ठीक है, एक शब्द होता है हेमा मालिनी ने अर्जुन रामपाल को 0 रन पर आउट कर दिया। बेटा इस चूंकि हिंदी अंग्रेजी वाले लिखना, हेमा मालिनी लिखो या मालिनी लिखो, मालिनी ने अर्जुन रामपाल को 0 रन पर आउट कर दिए। ठीक है, ऐसे लिखो, जब मैसेज टाइप करते हो ना ऐसे लिखना है। ठीक है, तो हेमा मालिनी मतलब हीलियम, हेमा मालिनी ने, हीलियम के बाद नियॉन, आर्गन, उसके बाद क्रिप्टन, 0 जेनॉन और लास्ट में है रेडॉन। इनको हम लोग जो है इनर्ट एलिमेंट के रूप में रखा जाता है। इसे हम लोग इनर्ट एलिमेंट्स कहते हैं। आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी बोलते हैं इसको हम लोग अक्रिय तत्व, अक्रिय बोलो या अक्रिय तत्वों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम बताएंगे कहाँ, पता है कहाँ रहता है? ये तक 93वां में रहता है, लास्टवां में जो होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये नीचे रहता है। ठीक है, अब आपको हम बताएंगे। अभी जैसे ही ये दुनिया में आया सारा काम बिगाड़ दिया। पूछा कैसे? कहा कि जैसे ही ये हीलियम आया खेल बिगाड़ा,
पूछा कैसे बिगाड़ा, हम बताते हैं कैसे बिगाड़ा। ठीक है, हमने कहा कि पहले तत्वों का गुणधर्म आठवें तत्वों के गुणधर्म जैसा होता है, कहा था। ठीक है, तो चला एक था और बताते हैं। कहा कि अगर मान लो कि संगीत का, उन्होंने कहा कि संगीत का पहला अक्षर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, ये। तो कहा कि अगर हाइड्रोजन तो ठीक था, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन आएगा उसके बाद कौन आता है, हीलियम आता है 2 नंबर पर, ये 1 है ये 2 है। उसके बाद हीलियम के बाद हाइड्रोजन हीलियम, उसके बाद लिथियम आता है, फिर बेरिलियम आता है, फिर बोरान आता है, फिर कार्बन और फिर नाइट्रोजन, और फिर लास्ट में कौन आएगा, ऑक्सीजन। मतलब कहना है क्या चाहते हो कि हाइड्रोजन के जैसा ऑक्सीजन होता है? कभी नहीं होता। हाइड्रोजन जो होता है ना, उसके आउटर मोस्ट में एक एलिमेंट होता है, और इसके आखिरी घरों में ना 6 एलिमेंट होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन देता है या एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ये सिर्फ लेता है, देता नहीं है। आगे बताएंगे कैसे। तो इनकी गुणधर्म इनके जैसा मैच ही नहीं किया, समझ में आया? तो ये न्यूलैंड साहब भी यहां से क्या कर गए, फेल कर गए। न्यूलैंड साहब भी क्या कर गए, यहां से फेल कर गए। कैसे फेल कर गए? न्यूलैंड ने कहा कि आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के बराबर होता है। हम कहें कि जैसे ही ये इनर्ट गैस साहब आए, और इनर्ट गैस आने के साथ ही क्या किया, इनका जो पहला तत्व था वो आठवें तत्व जो है, आठवां तत्व जो पहले तत्व के गुणधर्म के बराबर नहीं रहा। हाइड्रोजन कभी ऑक्सीजन के जैसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है। इसका आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका आउटर मोस्ट में सिर्फ 1 ही एलिमेंट होते हैं। पर आपने कहा कि सर हाइड्रोजन और फ्लोराइड, बेटा ये दोनों के नेचर जैसे होते हैं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है, और फ्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ लेता है। तो लेने की टेंडेंसी इसके पास है ना, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है ना। हाइड्रोजन इसलिए फ्लोरीन ग्रुप में रखा जाता है, दोनों ग्रुप में काम करता है। ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। जब आप बड़े हो जाओगे तब सीखोगे, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है कि सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ले सकता है, लेकिन ये क्या करता है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, देता तो बिल्कुल नहीं है। तो ये तो कहानी बिगड़ गई ना। तो ये है न्यूलैंड का ऑक्टेंट नियम का दोष। ड्रॉबैक क्या हुआ कि न्यूलैंड ने क्या कहा था कि उसके तत्व, आठवें तत्वों का गुण पहले तत्व के गुणधर्म के बराबर होता है, किंतु लेकिन परंतु ये जो था 20 करीब हमको लग रहा है कि 20 या 30 एलिमेंट्स का डिस्कवर हुआ होगा तब तक, या 50 एलिमेंट्स तक। उसके बाद इनके भी रूल खराब हो गए, क्योंकि उसके बाद जैसे ही इनर्ट गैस आया, इनर्ट गैस के आने के साथ ही क्या कर गया, न्यूलैंड का ऑस्टेक नियम बिगड़ गया था। ड्रॉबैक मान सकते हैं कि न्यूलैंड के ऑस्टेक नियम अक्रिय गैसों के खूब डिस्कवरी होने के बाद ये नियम क्या कर गया, पालन, अक्रिय गैसों पर यह नियम पालन नहीं होता है। तो न्यूलैंड ऑक्टेंट नियम, व्हेन द डिस्कवरी ऑफ द इनर्ट गैस एलिमेंट, दिस लॉ विल नॉट ओबे। ठीक है, तो ये रूल जो है वो उसको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब इसके बाद नए व्यक्ति का जब आगमन होता है, और वो कौन थे, जिसका नाम था, कौन थे वो, कौन थे, आया उसके बाद आ गए मेंडलीव साहब। ठीक है, मेंडलीव साहब की दुनिया आई, दुनिया बाहर, और मेंडलीव साहब ने कहा कि चलो ठीक है, तुम लोग, न्यूलैंड साहब चले गए, डोबनियर साहब चले गए, अब नया जन्म होता है मेंडलीव का। और मेंडलीव ने कहा कि ये कहानी कुछ और है। तो मेंडलीव से पूछा गया क्या कहानी है बताओ। तो मेंडलीव ने कहा, क्या कहा पता है क्या कहा, कहा कि आज इतना ही रहने दो, जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तब फिर पूछेंगे मेंडलीव साहब तुमने क्या कहा। ठीक है, आज इतना ही। समझ में कितना आया हमको जरूर बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और क्वेश्चन करना बिल्कुल मत भूलना, कौन सा जो है डोबनियर के तरीके नियम को फॉलो करता है। ठीक है, लेक्चर कैसा लगा जरूर बताना, अपने दोस्तों को शेयर करना। आज इतना ही, थैंक यू सो मच।